हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एडवांस बायो क्लासेज। डियर फ्रेंड्स, आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं जेनेटिक्स, अपना टॉपिक स्टार्टिंग से क्लियर है। ये देखिए, मैं आपको बता दूं जेनेटिक्स CSIR के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों से ही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। बॉटनी, जूलॉजी सभी से क्वेश्चन आज सभी सब्जेक्ट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप डिफरेंट कॉलेज लेक्चरर के एग्जाम देने जा रहे हैं या फिर आप सेट के, जैसे कि MH सेट का अभी यूपी में कॉलेज लेक्चरर के एग्जाम होने बाकी हैं, राजस्थान में होने बाकी हैं, तो सभी में क्वेश्चन कॉपी नोट से ही आएंगे। मैंने थ्योरी के साथ साथ इसकी जो हिस्ट्री है, साइंटिस्ट के जो नेम है वो सभी कवर भी कर लिए हैं साथ में। अगर मैं यहाँ से CSIR की बात करूं तो CSIR जो है, यहाँ से बी पार्ट एंड सी पार्ट दोनों में जो क्वेश्चन आते हैं, बी पार्ट में अपने क्वेश्चन आते हैं डियर यहाँ से 4 to 6 क्वेश्चन आते हैं एंड सी पार्ट में अपने आते हैं 5 to 7 क्वेश्चन। अगर मैं एवरेज यहाँ से 5 क्वेश्चन और यहाँ से 6 क्वेश्चन लेके चलता हूं तो यहाँ से 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन, यहाँ से 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है। क्लियर है। तो ये देखिए, यहां से अपने 10 मार्क्स और यहां से 24। क्लियर है। दोनों को ऐड करेंगे तो ऑलमोस्ट यहां से 32 से 38 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एवरेज जेनेटिक्स से। सभी क्वेश्चन अपने कॉपी नोट्स में कवर होंगे। क्लियर है। ये देखो, अगर मैं RPSC की बात करूं, राजस्थान में जो कॉलेज लेक्चरर की वैकेंसी है, RPSC की अगर मैं बात कर रहा हूं तो RPSC ने लास्ट टाइम 17 से 18 क्वेश्चन पूछे थे। क्लियर है। कम से कम 15 प्लस क्वेश्चन आएंगे और टोटल कितने आएंगे, 15 to 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सभी क्वेश्चन कॉपी नोट्स में कवर होंगे और बहुत ज्यादा कंटेंट भी नहीं है। इवन CSIR वाले बच्चों को कुछ एक टॉपिक में लास्ट में पढ़ाऊंगा, लाइक 3 पॉइंट टेस्ट, क्रॉस कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट हो गया, लोड स्कोर वगैरह हो गया, वो आपको पढ़ना भी नहीं है। आपको लगभग 70% ही टोटल जो क्लासेज होंगी उनका कवर करना है। क्लियर है। CSIR वाले बच्चों को मैं टाइम पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाता रहूंगा, उसमें RPSC के भी ऐड रहेंगे। बट RPSC वाले स्टूडेंटों के लिए, सेट वाले स्टूडेंटों के लिए मैं अलग से एक कंप्लीट क्वेश्चन सीरीज लेके आऊंगा, जिसमें सभी आए हुए क्वेश्चन डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जिनका लेवल वही रहेगा, वो मैं एक क्लास में आपको सोल्व करवा दूंगा। क्लियर है। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा। और मैं बता रहा हूं डियर, बहुत ही आराम से अपन सब्जेक्ट को पढ़ने वाले हैं। बिल्कुल भी अपने को जल्दबाजी नहीं करनी है। बहुत ही देखो, वेरी फर्स्ट जो क्लास है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बेसिक है। बच्चे सब चीजें एलील, जीन, ये सब इनके बारे में मैं बताऊंगा। बच्चे कहीं स्किप कर जाते हैं जनरली और फिर उनको आगे समझ में नहीं आता है। एक मैं बात और इंपॉर्टेंट बता दूं, अगर किसी स्टूडेंट को स्पीड ज्यादा लगे तो आपके पास ऑप्शन होगा स्पीड कम करके पढ़ लेना। अगर किसी को कम लगे तो ज्यादा और ज्यादा लगे तो कम करके, वाइस वर्सा दोनों आप कर सकते हैं। क्लियर है। तो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं सब्जेक्ट के बारे में। ये देखो, क्लियर है सभी को। अभी अपन सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन कॉपी नोट्स में से ही आएगा। आप साथ में नोटबुक लेके बैठ जाएं, आपको फ्यूचर में कहीं भी सब्जेक्ट के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। क्लियर है। तो आप साथ के साथ नोट करते हुए भी चलें। तो अभी अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं जेनेटिक्स के बारे में। ये देखिए, फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है अपने, बताओ। फादर ऑफ जेनेटिक्स बताओ। फादर ऑफ जेनेटिक्स, अरे सभी ने पढ़ा होगा, बचपन में पढ़े थे, वंस अपॉन ए टाइम। क्लियर है। सर ग्रेगर जोहन मेंडल। क्लियर है। सर ग्रेगर जोहन मेंडल, इनको अपन क्या बोलते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स। बोलते क्यों है, होने भी चाहिए, क्योंकि वेरी फर्स्ट जब माइक्रोस्कोप की भी डिस्कवरी नहीं हुई थी, अपने को जीन, क्रोमोजोम वगैरह के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी, तब इन्होंने जेनेटिक्स पे बहुत ही आउटस्टैंडिंग वर्क किया था। और इन्होंने जिस प्लांट के ऊपर वर्क किया था वो प्लांट का नाम क्या है, पाइसम सटाइवम। क्लियर है। पाइसम सटाइवम। ये देखिए, ये एक मॉन्स्ट्री में एज ए मोंक वर्क करते थे। क्लियर है। वैसे अनमैरिड इंसान थे, इसलिए अपन मेंडल को इस दुनिया के इकलौते कुंवारे पप्पा भी बोल देते हैं। आ रहा समझ में, क्यों, क्योंकि एज ए मोंक मॉन्स्ट्री में ये वर्क करते थे। क्लियर है। ये देखिए, अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब अपन देखते हैं कि जेनेटिक्स टर्म किसने दी। क्लियर है। जेनेटिक्स टर्म गिवन बाय, अरे एक बहुत ही अच्छा बेटा था अपना। क्लियर है सभी को, बहुत ही अच्छा बेटा था अपना। अपने इंडिया वाले उसको बेटा बोलते थे और उसके वहां के लोकल लोग उसको सन बोलते थे, क्योंकि वहां पे अंग्रेजी बोली जाती थी, इंग्लिश ज्यादा
प्रचलन में थी। तो बेटा अपने यहाँ का एंड सन वहाँ का, तो बहुत ही एक अच्छे साइंटिस्ट थे बेटसन। कौन? बेटा सन। अरे बेटा और सन सभी को याद रह जाएगा, बेटसन। बेटसन ने बहुत सी टर्मिनोलॉजीज भी दी, लाइक एलील, क्लियर है, जिसको अपन आगे पढ़ेंगे। तो साइंटिस्ट का नाम 3 से 4 जगह बार बार आएगा। आप जो भी एमएससी एंट्रेंस या पीएचडी एंट्रेंस या डिफरेंट आप पीएससी यानी कि कॉलेज लेक्चरर के एग्जाम देते हैं, वहां पे क्वेश्चन पूछा भी जाता है, क्लियर है। तो ये देखिए अभी अपन देखने जा रहे हैं। देखो बेटसन ने क्या किया था, डिफाइन भी किया था किसको? जेनेटिक्स को। बेटसन ने क्या कहा कि हेरिडिटी एंड वेरिएशंस की कलेक्टिव स्टडी को ही अपन जेनेटिक्स बोलते हैं, क्लियर है। किसको? हेरिडिटी एंड वेरिएशंस की कलेक्टिव स्टडी, यानी कि ये प्लस ये, इन दोनों की स्टडी को अपन क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स बोलते हैं, क्लियर है। देखो बहुत ज्यादा थ्योरी पे कॉपी भरने पे आप जोर मत दीजिएगा। मैं सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये कंटेंट फ्लो करवा रहा हूं, आपको डेफिनेशन कहीं पे भी लिखी मिल जाएगी, तो आप बार बार जाइए मत। इसी को अपन क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स बोलते हैं, क्लियर। आप कैसे भी करके अपने कॉपी नोट्स में लिख सकते हैं बात। बट अभी न्यू जो थ्योरी है जेनेटिक्स की, या न्यू डेफिनेशन है, सॉरी थ्योरी नहीं, न्यू डेफिनेशन जो जेनेटिक्स की है, उसमें साइंटिस्ट क्या और इंक्लूड कर देते हैं? उसमें साइंटिस्ट इंक्लूड कर देते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर, एनवायरमेंटल फैक्टर्स को और इंक्लूड कर देते हैं, क्लियर है। तो अगर अपन ये और ऐड कर देते हैं, ये तीनों ऐड अगर अपन कलेक्टिवली पढ़ते हैं, तो ये अपनी न्यू जेनेटिक्स की डेफिनेशन हो गई, क्लियर है। ये न्यू जेनेटिक्स की क्या हो गई डियर? डेफिनेशन हो गई है। मैं वापस आपको बता रहा हूं, फादर ऑफ जेनेटिक्स सर ग्रेगर जोहन मेंडल, जिनको अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। टर्म किसने दी? बहुत ही अच्छा बेटा था बेटसन, क्लियर है। उसके बाद बेटसन ने बताया कि हेरिडिटी एंड वेरिएशंस की कलेक्टिव स्टडी को ही अपन क्या कहते हैं? जेनेटिक्स कहते हैं। बट अभी जो मॉडर्न डेफिनेशन है उसमें साइंटिस्ट एनवायरमेंटल फैक्टर्स को और ऐड कर लेते हैं कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो हैं वो कैसे इसको अफेक्ट करते हैं, क्लियर है। किसको? जेनेटिक्स को। ये देखिए अब अपन बात कर रहे हैं कि हेरिडिटी की, तो व्हाट इज हेरिडिटी एंड व्हाट इज वेरिएशंस, कि अपने वेरिएशंस क्या होंगे एंड हेरिडिटी क्या होंगे। देखो हेरिडिटी क्या है? हेरिडिटी और देखो वेरिएशंस तो हैं डिफरेंसेस बिटवीन इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज। सेम स्पीसीज के इंडिविजुअल में क्या डिफरेंसेज हैं? क्या डिफरेंसेज हैं सर? देखिए डिफरेंसेज ही डिफरेंसेज हैं। लाइक देखो आप, मैं बोल रहा हूं पर्टिकुलर स्पीसीज होनी चाहिए, कोई एक स्पीसीज के ही इंडिविजुअल को अपन क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे, डिफरेंसेस देखेंगे। लाइक होमोसेपियंस का होमोसेपियंस से अगर मैं मेरे स्किन का कलर मैच करवाऊंगा या वेरिएशंस देखूंगा, तो मैं दूसरे इंसान का ही स्किन कलर मिलाऊंगा। ये नहीं है कि मैं मंकी का मिलाने जाऊंगा या मैं कैट का मिलाने जाऊंगा या मैं काऊ का मिलाने जाऊंगा, क्लियर है। तो डिफरेंसेस देखने जा रहे हो तो सेम स्पीसीज के बीच में देखिए, मैं किसी दूसरे इंसान से मेरे स्किन का कलर कंपेयर करूंगा, मेरी सिस्टर से या मेरे ब्रदर से या मेरे फादर से या किसी और से, कितना मैच कर रहा है कितना नहीं कर रहा है। तो जो मैच नहीं कर रहा है वही डिफरेंसेज है। और देखिए आपको एक मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं कि डिफरेंसेज ईच एंड एवरी फिनोटाइप के लिए, ईच एंड एवरी स्पीसीज में अवेलेबल होते हैं, क्लियर है सभी को। क्या कह रहा हूं वापस से, सभी स्पीसीज में सभी कैरेक्टर के लिए क्या होते हैं? डिफरेंसेस होते हैं। स्किन कलर के लिए भी मिलेगा, इंटेलिजेंसी के लिए मिलेगा, हेयर के लिए भी मिलेगा। हेयर कलर सबका सेम नहीं है, हेयर कलर के बाद हेयर ग्रोथ भी सबकी सेम नहीं है, हेयर का जो शेप है वो भी सबका सेम नहीं है, सेम आइज में मिलेगा। तो कुछ ना कुछ डिफरेंसेस मिल रहे हैं, वही क्या है? वेरिएशंस है। उसके बाद हेरिडिटी क्या है? ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, क्लियर है। ये देखिए यानी कि पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में कैसे कोई भी कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहा है, वही हेरिडिटी है, क्लियर है। अब वो कैसे जा रहा है? हेरिडिटी के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? आप सबने पढ़ा होगा कौन रेस्पॉन्सिबल है हेरिडिटी के लिए? जीन रेस्पॉन्सिबल है। कौन रेस्पॉन्सिबल है डियर? जीन। वेरिएशंस के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? चलो मैं हेरिडिटी के लिए तो बोल देता हूं कौन रेस्पॉन्सिबल है हेरिडिटी के लिए। ये देखिए मैं हेरिडिटी का आपको यहां लिखने जा रहा हूं, इसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? जीन। कौन रेस्पॉन्सिबल है? जीन। बट वेरिएशंस के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? वेरिएशंस के लिए मैं बोल रहा हूं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट,
इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट प्लस क्रॉसिंग ओवर या रिकॉम्बिनेशन अपन बोल देते हैं। क्लियर है? अपनी कंप्लीट जेनेटिक्स में यही चलेगा। यही क्या बोलो तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, क्रॉसिंग ओवर के बारे में अपन बहुत डिटेल स्टडी करने वाले हैं। यही वेरिएशंस के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं जेनेटिक्स की अगर मैं बात करूं तो। बाकी अपन अगर इवोल्यूशन में बात करेंगे तो नेचुरल सिलेक्शन, जेनेटिक ड्रिफ्ट वगैरह वगैरह अपन और बात कर लेते हैं। क्लियर है? बट जेनेटिक्स में ये दोनों मेनली। अब देखिए, और हेरिडिटी, हेरिडिटी के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? जीन। जीन इज द बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी। क्लियर है? कभी कभी जेनेटिक्स की भी अपन डायरेक्ट बोल सकते हैं, बट हेरिडिटी की बेसिक यूनिट क्या है? जीन। आप लिख सकते हो चाहो तो, जीन इज द, आप लिख लो चाहो तो, मैं आपको वापस से बोल रहा हूं, जीन इज द बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी। हेरिडिटी की बेसिक यूनिट क्या है? जीन है। वेरिएशंस क्या होंगे? अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहो, कॉपी भरने से वैसे कोई मतलब है नहीं, अगर आप फिर भी लिखना चाहो तो डिफरेंसेस बिटवीन इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज फॉर ए पर्टिकुलर कैरेक्टर। क्लियर है? अब कैरेक्टर बोलना ज्यादा सही रहेगा। फिनोटाइप का मतलब तो एक फिक्स फिनोटाइप हो गया है कि फला का कलर ऐसा है, तो वो एक फिनोटाइप हो गया है, करेक्टर नहीं। स्किन कलर करेक्टर है कि सबका अलग अलग है। क्लियर? इसको अपन और अभी धीरे 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 क्लियर कर लेंगे, तो अभी आपको बहुत इजीली ये और समझ में आ जाएगा। आप किसी ने नोट नहीं किया है तो नोट कर लीजिए। अभी अपन देखने जा रहे हैं जीन के बारे में। क्लियर है कि व्हाट इज जीन? जीन के ऊपर देखो, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और क्रॉसिंग ओवर अलग से अपना टॉपिक आएगा जब अपन उसको देख लें। अभी अपन बेसिक स्टडी करने जा रहे हैं कि व्हाट इज जीन। क्लियर है? जीन क्या होगा जरा सोचिए, आपने पढ़ा होगा सभी ने कि जीन क्या होता है। गुड। ये देखिए, कुछ एक स्टूडेंट सोच रहे हैं कि ए पार्ट ऑफ क्रोमोजोम, सही है। कुछ एक बोल रहे हैं ए पार्ट ऑफ डीएनए, सही है। कुछ के दिमाग में आ रहा है वन जीन वन एंजाइम। क्लियर है? कुछ के दिमाग में आ रहा है वन जीन वन प्रोटीन, वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड, वन जीन वन एमआरएनए। सबका सही है। क्लियर है? अपन यहां जेनेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हुए चलेंगे, जिससे क्या होगा कि आपको आगे समझने में भी आसानी हो जाए। इजीली आप सब्जेक्ट को समझते हुए चलें। मोड ऑफ अपना कम्युनिकेशन भी बहुत रहेगा। यहाँ पे मैं टर्मिनोलॉजीज अपनी इंग्लिश में लिखूंगा, जैसा कि आपको पता है सभी पेपर अभी इंग्लिश मीडियम में ही पूछे जा रहे हैं। और सीएसआईआर की अगर मैं पर्टिकुलर बात करूं तो वहां की हिंदी अगर पढ़ने बैठ जाओ, लाइफ साइंस की पार्ट ए की हिंदी तो समझ में आ जाती है, बट लाइफ साइंस की वहां की हिंदी आप देखने बैठ जाओ तो काफी ऊपर से निकल जाती है। क्लियर है सभी को? ये देखिए, तो अभी अपन जीन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो मैंने अभी बताया जीन इज द बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी। क्लियर है? बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी। क्लियर है? क्या है बताओ? बेसिक यूनिट है हेरिडिटी की। बट फिर भी जीन है क्या? ये डेफिनेशन आपने बचपन से, ये बात भी आपने सुन ली होगी कि जीन क्या है? बेसिक यूनिट है। बट अभी अपन काम की बात करते हैं। ये देखिए, मैं बोल रहा हूं कि ये मेरी एक हाइपोथेटिकल सेल है। अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं कि रियल में जीन होता कहां है, होता क्या है। बच्चे पढ़ के चले जाते हैं, डेफिनेशन पढ़ के चले जाते हैं। अगर आपको समझ में आ गया जीन ये है, तो जरा मुझे बताइए फिर एलील क्या होगा? सर, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन इज एलील, जो कि हम बचपन से लिखते आए हैं। बट आपको अभी समझने की कोशिश करनी है। अगर आप दिमाग में पिक्चर क्लियर रखोगे, कोई भी एग्जाम रुकने वाला नहीं है, सभी एग्जाम क्वालिफाई कर जाओगे। क्लियर है? ये देखिए, मैं एक हाइपोथेटिकल सेल बोल रहा हूं, और मैं बोल रहा हूं ये सेल मेरी 2n सेल है। कैसी सेल है? 2n। ये देखिए, ये सेल है। अब सेल के अंदर किस किसने सुना होगा कि न्यूक्लियस नाम का एक सेल ऑर्गेनल होता है? सर, सेल ऑर्गेनल है कि क्या है? अरे और क्या होगा सेल के अंदर? सेल ऑर्गेनल ही तो होगा। तो ये देखिए, मैं बोल रहा हूं उसके अंदर न्यूक्लियस में ये क्या है? मैं बोल रहा हूं ये क्रोमोजोम है। न्यूक्लियस में क्या है? ये क्रोमोजोम है। ये देखिए, अब मैं बोल रहा हूं कि मैंने इस सेल को, देखो आप सभी ने ये कहीं ना कहीं पढ़ा होगा बचपन से अभी तक में कहीं पे भी, कि जो अपनी क्रोमोजोम है वो पेयर में मिलते हैं। क्लियर है?
सेकंड बात, फर्स्ट बात तो ये, सेकंड बात आपने पढ़ा होगा कि जो सोमेटिक सेल है वो 2n होती है और गैमेटिक सेल है वो n होती है। अपन सोमेटिक सेल को 2n क्यों बोल के जा रहे हैं और गैमेटिक सेल को n क्यों बोल रहे हैं? क्यों ना अपन सोमेटिक सेल को 4n बोल दें और गैमेटिक सेल को 2n बोल दें? क्या n एंड 2n ये सब बोलने की क्या जरूरत आ गई? और क्यों बोल रहे हैं और क्यों अलग अलग बोल रहे हैं, और ये पर्टिकुलर 2n बोल रहे हैं तो क्यों बोल रहे हैं? ये बात देखो है बहुत इजी, कुछ एक स्टूडेंटों को बहुत आसान लगेगी, बहुत अच्छी बात है, आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, बट मैं सब्जेक्ट को बिल्कुल लो से फिर उठा रहा हूं, क्लियर है? तो सभी के समझ में आए। ये देखिए ये सेल 2n है। अभी मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि अगर ये अपना फर्स्ट क्रोमोजोम है तो ये भी अपना कौन सा क्रोमोजोम होगा? फर्स्ट। अगर मैं बोल रहा हूं ये सेकंड क्रोमोजोम है तो ये भी अपना कौन सा क्रोमोजोम होगा? ये सेकंड होगा। तो ये दोनों फर्स्ट क्रोमोजोम है और ये दोनों कौन से क्रोमोजोम है? सेकंड। क्लियर है यहां तक सभी को? आपने पढ़ा होगा कि क्रोमोजोम पेयर की फॉर्म में मिलते हैं। अब देखिए सोमेटिक सेल को जब मैं सेपरेट करके उसकी कैरियोटाइपिंग करने जा रहा हूं, तो अगर मैं होमो सेपियंस की बात करूं तो नंबर ऑफ ऑटोसोम ह्यूमन के लिए कितने हो जाएंगे? ह्यूमंस के लिए नंबर ऑफ ऑटोसोम कितने हो जाएंगे? 44, यानी कि 22 पेयर प्लस ये क्या हो जाएंगे बताओ? XX या फिर XY। क्लियर है? ये किसके लिए हो जाएगा? मेल के लिए, एंड ये फीमेल के लिए, यानी कि 22 पेयर अपने किसके मिल रहे हैं? ऑटोसोम के। एंड 1 पेयर अपना किसका मिल रहा है? 1 पेयर सेक्स क्रोमोसोम का मिल रहा है। कितना पेयर? 1 पेयर। क्लियर है सभी को? डिपेंड करेगा कि मेल एंड फीमेल कौन कौन है। तो यहां पे मैंने कंप्लीट, अगर मैं ये ह्यूमन सेल की बात करूं, हाइपोथेटिकल कंडीशन में ये ह्यूमन सेल की बात कर रहा हूं, तो देखिए क्या ह्यूमन सेल को करेक्टली रिप्रेजेंट कर रहा है? नहीं। यहां पे कंप्लीट 23 क्रोमोसोम के सेट प्रेजेंट होंगे। क्लियर है सभी को? कंप्लीट 23 क्रोमोसोम के सेट प्रेजेंट होंगे, यानी कि ईच एंड एवरी क्रोमोसोम 2 टाइम होगा। फर्स्ट क्रोमोसोम 2 बार, सेकंड 2 बार, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे कंप्लीट 23 पेयर 2 बार प्रेजेंट होंगे। इसीलिए देखो इस सेल में क्रोमोसोम 2 टाइम प्रेजेंट है, इसलिए 2n हो गई है। गैमेटिक सेल में यही क्या होता है? गैमेटिक सेल में क्या होगा? सपोज ये गैमेटिक सेल है, ये उसका न्यूक्लियस है। ये क्या डियर? उसका न्यूक्लियस है। आपको समझ में अभी आएगा बहुत आराम से कि व्हाट इज एलील, व्हाट इज जीन, क्या है। मैं बोल रहा हूं ये क्रोमोजोम रहा, ये क्रोमोजोम रहा, तो इसमें फर्स्ट क्रोमोजोम सिर्फ एक बार ही मिलेगा। ये फर्स्ट क्रोमोजोम है तो ये कौन सा होगा? ये सेकंड क्रोमोजोम होगा। क्लियर है? फर्स्ट क्रोमोजोम, सेकंड क्रोमोजोम, अलग नाम भी क्यों दिया? क्यों नहीं चारों क्रोमोजोम को अपन ने फर्स्ट फर्स्ट क्यों नहीं बोला? ये भी बहुत ईजी से समझ में आएगा, थोड़ा धैर्य रखिए। क्लियर है? पेशेंस की जरूरत है। ये देखिए तो दोनों समझ में आ गया आपको कि ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, तो सभी क्रोमोसोम सिर्फ एक टाइम मिलेंगे, तो इसको अपन क्या बोल देंगे कि ये हैप्लोइड सेल है। गैमेटिक सेल में ईच एंड एवरी क्रोमोसोम सिर्फ एक बार ही मिलता है। तो सर ऐसे तो अगर सभी क्रोमोसोम 3 टाइम किसी सेल में मिल रहे हैं तो क्या उसको अपन 3n सेल बोल लेंगे? बिल्कुल, उस सेल को अपन 3n सेल बोल लेंगे। 4 टाइम है तो 4n। बट सर किसी सेल में सभी क्रोमोसोम 2 टाइम है, बट एक पर्टिकुलर क्रोमोसोम, सिर्फ एक क्रोमोसोम 3 टाइम प्रेजेंट है, तो वो सेल 3n नहीं होगी। उस पर्टिकुलर क्रोमोसोम के लिए एबनॉर्मलिटीज है उस सेल में, जिसको अपन डिटेल स्टडी करेंगे क्रोमोसोमल अब्रेशन में। अगर एक पर्टिकुलर क्रोमोसोम कम है तो भी एबनॉर्मलिटीज है, 2 हैं तो भी सेम। क्लियर है? तो अपन मोनोसोमी, ट्राइसोमी, टेट्रासोमी, न्यूलिसोमी, इन सभी को क्रोमोसोमल अब्रेशन में पढ़ेंगे। अगर 1 या 2 क्रोमोसोम को लेके अगर पूरा सेट सभी क्रोमोसोम ही 2 टाइम 3 टाइम हो गए 2 टाइम की जगह, तो वो सेल ट्रिप्लोइड हो गई है, डिप्लोइड की जगह। तो ये आपके कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि n क्यों लिखते हैं और 2n क्यों लिखते हैं। ये दोनों ही कॉन्सेप्ट मेरे थोड़ी देर बाद काम में आने वाले हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। ईच एंड एवरी चीज आपस में कनेक्ट है, बस आप आसान धीरे धीरे लिखते चलें और आराम से समझने की कोशिश करें। अब देखिए जीन क्या होता है। अब मैं बोल रहा हूं ये तो हो गई मेरी गैमेटिक सेल की बात, मैं सोमेटिक सेल से आपको समझाने जा रहा हूं। मैंने यहां से क्या किया है डियर? ये क्रोमोसोम को सेपरेट किया है। ये देखो ये मेरा क्रोमोसोम है, क्या है बताओ? क्रोमोसोम। अब मैं क्या देखने जा रहा हूं कि इस क्रोमोसोम में क्या है। मैं इस क्रोमोसोम को देखने जा रहा हूं तो मैं देख रहा हूं इसमें बहुत ही कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है, बहुत ही कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है। क्लियर है? और वो स्ट्रक्चर इसमें ये क्या है? ये क्या है क्रोमोसोम में? डीएनए। और ये खुद क्या है? ये खुद क्रोमोसोम। क्लियर है? क्रोमोसोम कहां है? न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस कहां है? सेल के अंदर। ये डीएनए, क्या इस डीएनए की अपनी स्पेसिफिक सीक्वेंस होगी न्यूक्लियोटाइड की? यस। क्लियर है सभी को? अब मैं क्या कर रहा हूं, इस क्रोमोसोम को मैं यहां से
यहां से और यहां से, देखिए इसमें डीएनए पैक है, न्यूक्लियोसोम मॉडल पढ़ा होगा आपने। डीएनए बहुत ही कोइल्ड फॉर्म में यहां पे क्या है, पैक है। कैसे, देखिए जैसे डीएनए आप जो पतंग उड़ाते हैं ना, पतंग, तो उसका जो मांझा है बहुत बड़ा होता है, बट इतनी सी सर्किल जो आपकी चरखी जिसको बोलते हो, क्या उस पर आप उसको सर्कल रोल कर लेते हो? यस। तो मांझा जस्ट लाइक डीएनए है, और क्रोमोजोम आपकी क्या है, वो चरखी सर्किल है, उसके ऊपर ये डीएनए क्या है बताओ, पैक है। क्लियर है? अब मैं इस डीएनए की इस इतने से पार्ट को क्या करने जा रहा हूं, अनकॉइल। क्या करने जा रहा हूं, अनकॉइल। अब इसको जब मैं अनकॉइल कर रहा हूं तो ये देखिए सिर्फ इतने पार्ट को। क्लियर है? अब आप बोलते हो ना पार्ट ऑफ डीएनए, पार्ट ऑफ क्रोमोजोम, या आप बोल रहे हो कि सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इज नोन एज एलील। वही मैं आपको समझाने जा रहा हूं कि जो डीएनए के सीक्वेंस है वही एलील है। तो देखो मैं इसको अनकॉइल करने जा रहा हूं, तो मैं ये देख रहा हूं यहां पे, ये देखिए ये मेरा क्या है बताओ, डीएनए। क्या डीएनए की एक 5 प्राइम और एक 3 प्राइम होता है? अरे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में खूब पढ़ा होगा आप लोगों ने। क्लियर है? बच्चों वाली बात हो गई है। ठीक है? क्या इसकी एक अपनी स्पेसिफिक सीक्वेंस होगी? यस, एडेनिन, ग्वानिन। ये मैं समझाने के लिए बता रहा हूं, क्या कोई फिक्स जीन है? नहीं है। मैं भी रटने नहीं बैठूंगा भाई। क्लियर है? और ये रटने बैठना भी नहीं है, कहीं ये बच्चे ये सीक्वेंस रटने बैठ जाते हैं और फिर बाद में इधर का उधर नहीं करते हैं। सर आपने समझाया था ना प्रोटीन बन गया, नहीं करना है। क्लियर है? ए जी टी टी जी सी ए टी सी जी ए टी, क्या इसकी कॉम्प्लीमेंट्री बेस सीक्वेंस भी होगी? यस, टी के सामने, ए के सामने टी, सी ए सी जी, और ऐसे ही। क्लियर है? इन दोनों के बीच में, ए एंड टी के बीच में हाइड्रोजन का डबल बॉन्ड, इन दोनों के बीच में जी एंड सी में ट्रिपल बॉन्ड, वापस से डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड। क्लियर है? ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। अभी ये क्या है बताओ, ये डीएनए ही है। ये देखो ये डीएनए था ना, इस डीएनए को, इतने से डीएनए को मैंने अनकॉइल किया है, तो ये क्या है बताओ, मेरा डीएनए। तो क्या आप सभी ने ये पढ़ा होगा कि डीएनए से अगर डीएनए का फॉर्मेशन हो जाए तो रेप्लिकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को बताओ? रेप्लिकेशन। क्या बोलते हैं बताओ डियर? रेप्लिकेशन। अब मैं क्या बोल रहा हूं आपको, ये देखिए इस डीएनए से क्या एमआरएनए बनता है? यस, ये देखिए ये आरएनए बन गया, और ये आरएनए कौन सा है बताओ? एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए है। अब इस मैसेंजर आरएनए की सीक्वेंस देखिए इसके अकॉर्डिंग होती है। क्लियर है? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में पढ़ लिया होगा या पढ़ लोगे, बहुत ही गुड अगर आपको पता है तो। ये देखिए ए जी, थाइमिन होता नहीं है, यूरेसिल होता है। क्लियर है? जी सी ए यू। क्लियर है? ऐसे सीक्वेंस होगी। अभी देखो आपने पढ़ा होगा फिर कि ट्रिपल कोडोन आते हैं। क्लियर है? और वो कोडोन आके क्या बनाते हैं बताओ? अब देखो इस प्रोसेस को अपन क्या बोलेंगे? इस प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलेंगे डियर? ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे। अरे समझ में आ रहा है? क्लियर है? ध्यान सामने ही होना चाहिए, नोटबुक पास में होनी चाहिए। ये देखिए अब इसके बाद क्या बनेगा बताओ? ये एमाइनो एसिड जुड़ते जाएंगे और पॉलीपेप्टाइड बन जाएगी। तो जब एमाइनो एसिड जुड़ते जाएंगे, ये देखिए एक एमाइनो एसिड ये जुड़ गया, दूसरा एमाइनो एसिड। क्लियर है? पेप्टाइड बॉन्ड से ये जुड़ते जाते हैं और पॉलीपेप्टाइड का निर्माण कर लेते हैं। ये देखिए। क्लियर है? ये देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, अभी मैं इधर बता रहा हूं। चलो ये क्या बन गई है बताओ? प्रोटीन। देखो इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन। क्या बोलेंगे? ट्रांसलेशन बोलेंगे। क्लियर है? अभी ये मेरी क्या बन गई है बताओ? प्रोटीन। अब ये प्रोटीन फंक्शन शो करेगी। देखो जीन का मैं एक्शन बताने जा रहा हूं कि जीन कैसे वर्क करता है, अगर क्रोमोसोम का पार्ट है तो क्यों है, क्या नहीं है। क्लियर है? जीन कैसे हेरिडिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल है, यानी कि कैरेक्टर को वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में कैसे लेके जाता है, वो भी अपन अभी पढ़ेंगे। अभी मैं बताने जा रहा हूं कि रियल में जीन करता क्या है। ठीक है? तो ये देखिए डीएनए ने क्या किया बताओ? ट्रांसक्रिप्शन से एमआरएनए ट्रांसलेशन से प्रोटीन बन गया। अब ये प्रोटीन एंजाइम की तरह भी काम कर सकता है। आप सभी ने पढ़ा होगा कि सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं। यस, क्योंकि प्रोटीन है। अगर ये प्रोटीन किसी सबस्ट्रेट को यूज में लेके, सपोज व्हाइट पिगमेंट को यूज में लेके और उसको एक पर्टिकुलर सपोज ब्लैक पिगमेंट में कलर कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है, प्रोडक्ट व्हाइट को क्या कर रहा है? एज ए सबस्ट्रेट यूज में ले रहा है और ब्लैक में कन्वर्ट कर रहा है और डिपॉजिट करवा रहा है अपने आईज पे। तो अपनी आई बॉल का कलर कैसा हो गया बताओ? ब्लैक। किसी दूसरे इंसान में अगर ब्राउन कर रहा है तो उसका कैसा हो गया बताओ? ब्राउन हो गया। अगर किसी में ब्लू करवा रहा है सर,
तो ब्लू आइज हो गई उसकी। आ रहा है समझ में? ने सुना होगा खूब ब्लू आइज, क्लियर है, बहुत फेमस हुआ था। उसके बाद सबका देखो अपन क्या करते हैं कि कहीं कहीं पे तो सिर्फ अपने को दो फिनोटाइप मिलते हैं, जैसे कि मेंडल ने वर्क किया था पाइसम सटाइवम के ऊपर, या तो टॉल प्लांट मिलेगा या शॉर्ट हाइट वाला प्लांट मिलेगा, तो सिर्फ दो फिनोटाइप मिल रहे हैं। तो वहां पे एक ही जीन रेस्पॉन्सिबल है वहां पे, कौन सा? प्लांट हाइट वाला, जिसको अपन कैपिटल टी स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, बहुत इजीली समझ में आएगा। लेकिन बहुत सी जगह पे सिर्फ दो टाइप के फिनोटाइप नहीं मिलते हैं। जैसे मैं ह्यूमन की स्किन कलर की बात करूं, क्लियर है, स्किन कलर की मैं बात करूं, या और भी ऑर्गेनिज्म है जिसके स्किन, वहां पे पॉलीजेनी इनहेरिटेंस होती है। पॉलीजेनी इनहेरिटेंस मतलब कि बहुत से जीन मिलके उस पर्टिकुलर फिनोटाइप यानी कि स्किन कलर को रेगुलेट करेंगे। अब देखो अपने में सिर्फ दो टाइप के फिनोटाइप नहीं है कि या तो अपन जेड ब्लैक के मिल रहे हैं या व्हाइट ही मिल रहे हैं, क्लियर है, वेरिएशंस हैं, ये थोड़ा ज्यादा गोरा है, ये थोड़ा ज्यादा काला है, क्लियर है। तो काले गोरे का जो भेद आप कर पा रहे हैं, काले गोरे का जो आप भेद कर पा रहे हैं, वो किससे कर पा रहे हैं? यहीं से हो रहा है कि वो जीन कैसे कैसे फंक्शन कर रहा है, प्रोटीन कितना काम कर रही है, कौन सा प्रोटीन ज्यादा बना है। अभी देखिए, आप जैसे ही घर में बच्चा आता है, न्यूबॉर्न बेबी आता है, आप क्या करते हैं? सबसे पहले फेस मैच करते हैं, या तो मम्मी पे गया होगा या पापा पे गया होगा या नाना नानी दादा दादी भुआ, इसका नोज शेप इस पे गया है, क्लियर है, इसका ललाट इस पे गया है, इसकी चिक यहां से इस पे गई है, क्लियर है। तो ये सब जेनेटिक्स ही है। क्यों? क्योंकि वही हेरिडिटी कि भी ऑफस्प्रिंग, पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में आया है, क्लियर है। तो जब वो जीन होगा वही तो आगे जाएगा, और वही जीन कर क्या रहा है? वो प्रोटीन बना रहा है, वो एक स्पेसिफिक शेप देके जा रहा होगा उसको, और वो शेप कहीं ना कहीं वही जीन जो कि प्रोटीन बना के ऐसे फंक्शन शो कर रहा था, प्रोटीन बना के, वहीं कहीं ना कहीं पेरेंट्स में किसी ना किसी में था, वहीं से तो आ रहा है। बोला ना, जीन इज द बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी, वही तो आ रहा है। तो कुछ उसी टाइप का प्रोटीन बनाएगा, और वो प्रोटीन क्या करवाएगा? उस स्पेसिफिक फिनोटाइप को प्रोवाइड करवाएगा। तो अपन क्या क्या करते हैं? मैच करते हैं, पापा से मिला, उससे मिला, उससे मिला, क्लियर है। अगर किसी से नहीं मिला, किसी और से मिल गया, तो अब यहाँ पे पंगा है, क्लियर है, डीएनए टेस्ट पे जी है, क्लियर है, गुड, बता रहा हूं, जाना नहीं है। तो देखिए अब आपके समझ में आया कि जीन कहां कैसे लोकेटेड है और कैसे फंक्शन शो करता है। अभी नेक्स्ट जनरेशन में कैसे जाएगा वो भी अपन देखेंगे बहुत इजीली। यहां तक किसी ने नोट नहीं किया है तो नोट कर लो, मैं वापस से बता रहा हूं। देखो पेयर के फॉर्म में मिल रहे हैं इसलिए 2n बोलते हैं। n का फंडा मैंने बता दिया है, ये सभी सोमेटिक सेल में होगा, ये गैमेटिक सेल में होगा, क्लियर है। ये देखिए कहां पे लोकेटेड है? डीएनए, क्लियर है। क्रोमोसोम के पार्ट यही क्या है? आपका जीन है। अब देखिए आपने सुना होगा कि जीन पेयर की फॉर्म में मिलता है। जीन पेयर की फॉर्म में क्यों मिलता है साहब? ये देखिए यहां से जीन पेयर की फॉर्म में क्यों मिलता है। देखिए ये दोनों क्रोमोसोम को मैंने फर्स्ट क्रोमोसोम क्यों बोला? मैं इन दोनों की सीक्वेंस को जब स्टडी कर रहा हूं तो दोनों, या मैं कैरियोटाइपिंग कर रहा हूं तो दोनों की सीक्वेंस यानी कि जीन लगभग सेम है, क्लियर है। एक अगर यहां पे कोई सीक्वेंस है, अगर वो स्किन कलर को रेगुलेट करके जा रही है तो यहां वाली भी स्किन कलर को ही रेगुलेट करके जा रही है, क्लियर है। यो नहीं कि यहां वाली स्किन कलर को रेगुलेट कर रही है और यहां वाली नोज शेप को, ऐसा नहीं है। यानी कि कंप्लीट डीएनए पे सीक्वेंस सेम है, सेम कैरेक्टर को रेगुलेट करके जा रही है। तो अपन क्या बोल रहे हैं कि ये दोनों क्रोमोसोम सेम ही है भाई फिर तो। बट यहां पे अगर सेकंड क्रोमोसोम है तो कुछ और मिलेगा अपने को। वो हो सकता है कि हाइट को रेगुलेट करके जाए, कलर की जगह वो इंटेलिजेंस को रेगुलेट करके जाए। ये सभी अभी आपको 5 मिनट का वेट कीजिए, बहुत इजीली समझ में आने वाला है। अगर किसी ने नोट नहीं किया तो नोट कर लीजिए। ये देखिए अभी आपने जीन के बारे में इतना समझ लिया, तो अभी एलील क्या होगा? एलील, क्लियर है। एलील क्या होगा फिर? अगर ये जीन है तो एलील क्या होगा? तो व्हाट इज द एलील? एलील इज द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। आप सभी ने ये पढ़ा होगा कि एलील क्या है, बताओ अपना? अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन है। ये देखिए कैसे एलील की अपन, चलो इधर डेफिनेशन लिख लेते हैं। एलील अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। अब ये समझ में नहीं आता भाई, जब जीन जीन है तो अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन अपन एलील क्यों पढ़ने जा रहे हैं? क्लियर है ये बात सभी को? ये देखिए मैं क्या बोल रहा हूं आप लोगों को, मैं बोल रहा हूं कि आपने अभी देखा कि ये क्रोमोसोम है। क्या है बताओ? ये क्रोमोसोम है। अब ये आपने देखा कि क्रोमोसोम के इस पर्टिकुलर पार्ट को अपन जीन बोल रहे हैं। बट वो जीन, सपोज अगर मैं प्लांट हाइट की बात करूं, वो ये अपना क्या हो रहा है बताओ? ट्रांसक्रिप्शन फॉलोड बाय ट्रांसलेशन एंड प्रोटीन। और ये प्रोटीन कोई भी फंक्शन कर रहा है, सपोज प्लांट हाइट को रेगुलेट कर रहा है। क्या कर रहा है बताओ?
प्लांट हाइट को रेगुलेट करके जा रहा है। क्लियर है सभी को? क्या कर रहा है? प्लांट हाइट को रेगुलेट कर रहा है। अब प्लांट हाइट, क्लियर है? सपोज मैं बोल रहा हूं कि प्लांट की हाइट क्या आ गई है जिसपे मेंडल ने वर्क किया, पाइसम सेटाइवम, मैं बोल रहा हूं टॉल आ गई है। क्लियर है? अब ये टॉल आ गई है, ये जीन है। अब ये टॉल एक स्पेसिफिक फिनोटाइप हो गया है, या तो भाई शॉर्ट हाइट का प्लांट होगा या लॉन्ग हाइट का प्लांट होगा, या तो टॉल होगा या ड्वार्फ होगा। तो जब मैं टॉल बोल दिया है तो अभी ये फिक्स हो गया है उसका फिनोटाइप कि टॉल है वो प्लांट है। तो देखिए अल्टरनेटिव, अब देखिए, अब मैं सपोज आपको एक और मैं क्रोमोजोम पे बताने जा रहा हूं कि ये क्रोमोजोम है, वापस वही क्रोमोजोम है, सेम क्रोमोजोम है, बट यहां पे वही जीन है अपना। क्लियर है? ये जीन रहा। अब वही अपना क्या होगा? ट्रांसक्रिप्शन फॉलोड बाय ट्रांसलेशन और अपनी प्रोटीन। और अभी ये क्या हो रहा है? प्लांट की हाइट क्या मिल रही है बताओ मेरे को? प्लांट हाइट शॉर्ट मिल रही है। क्लियर है? प्लांट की हाइट कैसे मिल रही है बताओ मेरे को? शॉर्ट मिल रही है। तो अब भाई जीन तो प्लांट यही था सेम, तो इन्हें टॉल और शॉर्ट क्यों करवा दी? तो देखिए प्रोटीन में कुछ एक प्रोटीन वही था। क्लियर है? जीन वही था प्लांट हाइट को रेगुलेट करने वाला, लेकिन अब वो प्लांट हाइट को टॉल करवा के जाएगा कि ड्वार्फ करवा के जाएगा, वो उसकी डिफरेंट फॉर्म हो गई। जीन वही है, मैं वापस बोल रहा हूं, जीन वही है जो कि प्लांट हाइट को रेगुलेट करके जा रहा है, बट वो टॉल करवा के जाएगा कि ड्वार्फ करवा के जाएगा, वो उसकी डिफरेंट या अल्टरनेटिव फॉर्म हो गई। तो वो जो डिफरेंट और अल्टरनेटिव फॉर्म है उसी को अपन क्या बोल देते हैं बताओ? एलील बोल देते हैं। देखो ये लिखा, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। क्लियर है? तो कुछ एक एमिनो एसिड का चेंज होगा उस प्रोटीन में, प्रोटीन वही है कि हाइट को रेगुलेट करके जाएगी, बट कुछ एक हो सकता है कुछ ऐसे प्रोटीन बनाए कि हाइट ज्यादा ग्रोथ कर जाए, प्रोटीन ऐसे रह जाए उसमें एमिनो एसिड की सीक्वेंस की हाइट कम रह जाए। या फिर जैसे देखिए इसमें सीड शेप के ऊपर भी मेंडल ने वर्क किया था कि राउंड और रिंकल। बहुत टाइम तो क्या हो जाता है कि जो दूसरा एलील है वो क्या नहीं दे रहा है, कोई भी प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं कर रहा है या कोई एंजाइम का फॉर्मेशन नहीं कर रहा है। बाय डिफॉल्ट अपने को क्या मिल गया है? बाय डिफॉल्ट अपने को क्या मिला है डियर? फिनोटाइप मिल गया। सपोज कोई एलील है, यानी कि जीन का वही क्रोमोजोम का पार्ट वही सेम करेगा, बट ये कोई फंक्शन शो नहीं कर रहा है, यानी कि ये हाइट में कोई भी इन्वॉल्वमेंट ही नहीं दे रहा है, बट अपने को कोई ना कोई प्लांट की हाइट तो मिलेगी जो ग्रो कर गया है, एक बहुत ही शॉर्ट या एक मैं बोलूं कोई पर्टिकुलर हाइट तो मिलेगी ना। क्लियर है? इन्वॉल्वमेंट कोई नहीं था कि ऐसा कुछ किया हो कि ग्रोथ हो जाए, ये बाय डिफॉल्ट मिल जाता है अपने को कि कुछ नहीं हो रहा है फिर भी मिलेगा। यही म्यूटेशन में होता है कि कई बार म्यूटेशन, देखो मैक्सिमम म्यूटेशन अपन पढ़ते हैं रिसेसिव होते हैं, क्योंकि दो कॉपी में से एक कॉपी काम करती रहती है, एक म्यूटेंट कॉपी होगी वो कोई काम नहीं कर रही है। क्लियर है? बट दूसरी जो कॉपी है, क्यों? क्योंकि अपन बोल रहे क्रोमोजोम पेयर में मिलते हैं, तो दो कॉपी होगी, एक यहां एक यहां। क्लियर है? अभी ये कॉन्सेप्ट आपको और बहुत अच्छे से समझ में आएगा, मैं जीन और एलील के बीच में डिफरेंस बताने जा रहा हूं। तो जीन किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होगा? फॉर ए पर्टिकुलर कैरेक्टर। बट अगर आप एक पर्टिकुलर फिनोटाइप बोल दिया कि टॉल हाइट है प्लांट की, तो उसका एक पर्टिकुलर एलील होगा जिसको अपन कैपिटल टी से रिप्रेजेंट कर देते हैं मेंडेलियन जेनेटिक्स में, और ड्वार्फ के लिए स्मॉल टी से। डियर, ये रिप्रेजेंटेशन क्या मेंडल ने दिया था? बिल्कुल भी नहीं। क्लियर है? मेंडल साहब 1884 में इस दुनिया को छोड़ के जा चुके थे, और जाते जाते मेरे को अपना दुखड़ा जरूर बताया था जिसको अपन मेंडेलियन जेनेटिक्स में पढ़ेंगे। उन्होंने मेरे से कहा था कि सर क्या करें, बच्चों को ये सब बातें कौन बताएगा? तो मैंने कहा था टेंशन मत लो, मेरा पुनर्जन्म होगा और मैं पढ़ाऊंगा बच्चों को। क्लियर है? इसीलिए अपन मिले हैं आज, याद रखना इस बात को। ये देखो, तो ये जो जीन टर्म थी ना, जीन टर्म मेंडल ने दी? बिल्कुल भी नहीं। ये टर्म किसने दी? ये टर्म तो 1909 में बाद में एक साइंटिस्ट आए थे जोहानसन। जोहानसन ने 1909 में दी थी ये टर्म। क्लियर है? मेंडल तो बेचारे 1884 में चले गए थे। और ये देखो, ये जो अपन रिप्रेजेंटेशन देते हैं ना, इस बात को अपन बाद में पढ़ेंगे। अब ये टॉल के लिए तो यहां पे क्या होगा? कैपिटल टी। और अगर ये शॉर्ट हाइट हो गई तो स्मॉल टी। क्या जीन और एलील में अभी डिफरेंस समझ में आ रहा है सभी को? देखो एलील टर्म किसने दी थी, चलो ये भी देख लेते हैं, अभी देख लिया है तो। एलील टर्म किसने दी थी? टर्म ये वाली बताओ। ये टर्म दी थी आपकी अपना बहुत ही अच्छा बेटा, वही बेटसन। क्लियर है? डब्ल्यू बेटसन ने दी थी। क्लियर है?
अपना बेटा बहुत ही काम आएगा आगे आगे। क्लियर है, याद रख लेना इस बात को। और ये क्वेश्चन आ सकता है जहां जहां भी इन्होंने टर्मिनोलॉजीज दी थी। क्लियर है, होमोजाइगस हेटेरोजाइगस का कॉन्सेप्ट भी इन्होंने ही बताया था, बट ये रिप्रेजेंटेशन किसने बताया था? एक बहुत ही महान बाबा आए थे और वो किसके पीछे पड़ गए? ड्रोसोफिला के पीछे। इसलिए उनको एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स का फादर भी कहते हैं। और नाम क्या है? मॉर्गन। क्लियर है, मॉर्गन ने ही ये रिप्रेजेंटेशन दिया था। बाद में मेंडल ने क्या कहा था कि मेरा जो टॉल प्लांट मिला है उसके लिए कैपिटल टी रेस्पॉन्सिबल, बिल्कुल नहीं। बट इसको मैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलील बताऊंगा अलग से, उसमें आपके समझ में आएगा। तो क्या अभी गैप समझ में आ रहा है? देखो, अगर मैं कहूं कि ह्यूमन स्किन कलर के लिए क्या एक जीन रेस्पॉन्सिबल होगा, आप कहोगे यस सर, लेकिन मैंने उसका फिनोटाइप फिक्स कर दिया तो उसके लिए कोई ना कोई एलील रेस्पॉन्सिबल होगा। मैंने कह दिया कि राउंड सीप का सीड होगा, उसके लिए कोई स्पेसिफिक कैपिटल आर एलील होगा। मैं बोलूं कि सीड का जो शेप है उसको कौन रेगुलेट करके जा रहा है? सर, उसका कोई ना कोई जीन होगा। आई थिंक अभी तक यहां तक आपको समझ में आ गया कि जीन और एलील में क्या है। तो देखियो, अगर मैं जीन की साइड में लिखना चाहूं तो मैं क्या लिखूंगा? रेस्पॉन्सिबल फॉर ए पर्टिकुलर कैरेक्टर। क्लियर है? और ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होगा बताओ? अपना एलील फॉर पर्टिकुलर फिनोटाइप। क्लियर है? एग्जाम्पल अपन देख लेते हैं। देखो, एग्जाम्पल देख लेते हैं। आप चाहो तो बीच में एक दीवार खड़ी कर दो, बॉर्डर बना दिया अपन ने। क्लियर है? ये देखिए, अभी अपन देखने जा रहे हैं एग्जाम्पल। क्लियर है? एग्जाम्पल देखिए, यहां पे मैं बता रहा हूं कि जीन ऑफ प्लांट हाइट। क्लियर है? यहां पे मैं क्या बोलने जा रहा हूं बताओ आपको? एग्जाम्पल ये देखिए, टॉल हाइट के लिए एलील कैपिटल टी, ड्वार्फ के लिए स्मॉल टी। क्लियर है? अब आप चाहो तो जितने लिख लो कि जीन ऑफ प्लांट सीड। क्लियर है? जीन ऑफ, यहां पे लिख दो कैपिटल आर, यहां पे स्मॉल आर। कॉपी भरने से कोई मतलब नहीं। आई थिंक समझ में आ गया होगा। अगर अपन पर्टिकुलर फिनोटाइप की बात कर रहे हैं तो वहां पे एलील आ जाता है। अगर अपन पर्टिकुलर किसी भी करेक्टर के लिए रेस्पॉन्सिबल किसी को बोलेंगे तो जीन। देखो, अनटिल अनलेस आप बोल क्या रहे हो कि नेक्स्ट जनरेशन में जीन जा रहा है, यस, जीन ही जाएगा। अब जीन का एलील कोई भी हो सकता है, कैपिटल टी भी जा सकता है, स्मॉल टी भी जा सकता है, कैपिटल आर भी जा सकता है, स्मॉल आर भी जा सकता है। क्लियर है? ऐसे ही अपने अगर ह्यूमन की बात करूं तो ब्लड ग्रुप के लिए IA भी जा सकता है, IB भी जा सकता है। पता नहीं है कि कहां पे क्या पॉसिबिलिटी है, वो सभी अपन अभी जेनेटिक्स में ही पढ़ने वाले हैं। तो यहां तक आई थिंक सभी को समझ में आ गया होगा। नोट नहीं किया है तो नोट कर लो इसको। क्लियर है? नोट करो। ये देखिए, एलील के बारे में अपन अभी और भी डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं अभी आपको वो कॉन्सेप्ट बता देता हूं कि कैसे जीन हेरिडिटी की बेसिक यूनिट है, कैसे वो नेक्स्ट जनरेशन में जाता है और इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करता है। सपोज मैं बोल रहा हूं कि प्लांट की मैं एक सेल लेके चल रहा हूं। ये देखिए, एक ये सेल है प्लांट की, ये सपोज फीमेल, ये मेल प्लांट की बात कर लेता हूं और इधर मैं फीमेल प्लांट की बात कर लेता हूं। क्लियर है? या फिर जहां पे देखो बाइसेक्सुअल प्लांट था, पाइसम सटाइवम, चलो अपन उसी से समझ लेते हैं। बट अपन मेल गैमिट फॉर्मेशन और फीमेल गैमिट फॉर्मेशन सीखने जा रहे हैं, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं। क्लियर है? वैसे बाइसेक्सुअल प्लांट था, आपको मैं पहले ही बोल के जा रहा हूं ये बात। क्लियर है? तो ये देखिए, ये इसके न्यूक्लियस पे सपोज ये 2 क्रोमोजोम है। क्लियर है? ये 2 क्या है बताओ? क्रोमोजोम। और वही सेम क्रोमोजोम यहां पे है। क्लियर है? ये देखिए, ये दोनों सेम क्रोमोजोम यहां पे है। क्लियर है? अब मैं बोल रहा हूं कि यहां पे सपोज कैपिटल टी है और यहां पे भी कैपिटल टी है। मैंने इस सेल को होमोजाइगस बना दिया है। और यहां पे क्या है बताओ? यहां पे सपोज आपका स्मॉल टी है और ये भी आपका क्या है बताओ? स्मॉल टी है। ये न्यूक्लियस के अंदर मैंने पैक कर दिया है। अब यहां से गैमेटोजेनेसिस होगा यानी कि मियोसिस होगा, और यहां से भी गैमेटोजेनेसिस यानी कि मियोसिस होगा। और आप सभी को पता है कि गैमिट एन यानी कि हैप्लॉइड होते हैं, क्योंकि मियोसिस होता है तो आपने वैसे भी पढ़ा होगा कि नंबर ऑफ क्रोमोजोम में हाफ होती है सेल जस्ट आफ्टर मियोसिस। क्लियर? मियोसिस बोल दें या मियोटिक बोल दें। तो यहां पे जो गैमिट बनेगा, अभी मैं डायरेक्ट क्रोमोजोम पे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, उसके पास क्या होगा? कैपिटल टी होगा। और यहां से जो गैमिट बनेगा वो वापस से क्या होगा? कैपिटल टी होगा। क्लियर है? यहां से जो गैमिट बनेगा इसके पास क्या होगा? स्मॉल टी होगा। और इन दोनों का फ्यूजन होगा
और इस फ्यूजन से जो जाइगोट मिलेगा, जाइगोट के पास देखिए स्मॉल टी है एंड कैपिटल टी है, ये बात तो सही है, बट ये स्मॉल टी और कैपिटल टी आए कहां से? सर इसका क्रोमोजोम इस गैमिट में था, इसका क्रोमोजोम इस गैमिट में था, दोनों फ्यूज हो गए। क्लियर है? और दोनों फ्यूज हो गए तो ये न्यू ऑर्गेनिज्म बन गया। अब अपने को पता है, वैसे अभी आपको जो इंफॉर्मेशन है, अभी काफी इंफॉर्मेशन है जेनेटिक्स के बारे में, तो अपने को पता है ये प्लांट कैसा होगा, टॉल होगा। क्लियर? अपनी जो प्रीवियस नॉलेज है उसको अपन अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, उसके बेसिस पे समझ रहे हैं। मैं आपको जस्ट क्या बताने जा रहा हूं कि कैसे जीन हेरिडिटी की बेसिस। अब देखिए ये जो जीन है अनटिल अनलेस कहां पे है? क्रोमोजोम में। क्लियर है? डीएनए का रेप्लिकेशन हो जाता है, क्रोमोजोम भी जस्ट क्या हो जाता है, डबल सिस्टर क्रोमेटिड बन जाती हैं अपने एस फेज के बाद में। क्लियर है? फिर वो जाके रिडक्शनल डिवीजन हो जाता है, और ये एन यानी कि मियोसिस में 2 बार होगा, एक बार होमोलोगस क्रोमोजोम सेपरेट होंगे, एक बार उनकी सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट होगी। बट ये है कहां का क्रोमोजोम? यहीं का है। तो यहां का है तो क्या यहां पे जो प्रोटीन वगैरह वगैरह बना रहा था ये इसका जीन, क्या यहां पे भी वो लगभग वही सीक्वेंस होगी, वही जीन होगा, या उस क्रोमोजोम पे तो वो पर्टिकुलर ही होगा? तो क्या वही ये देखे गैमेट्स में चला गया और क्या वही आपस में फ्यूज होके और ये क्या बन गया बताओ? ये जायगोट, और जायगोट ये सीड वगैरह, और सीड को जर्मिनेट कर देंगे। अरे नॉर्मल फॉर्म में अपन जायगोट बोल देते हैं। क्लियर है? और ये क्या कर जाएगा, जर्मिनेट कर जाएगा, और ये प्लांट हाइट कैसी हो जाएगी बताओ? आपकी टॉल हो जाएगी। इसका अपन कॉन्सेप्ट अभी आगे पढ़ेंगे, अभी मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि कैसे जीन नेक्स्ट फॉर्म में चला गया है, या बेसिकली तो हेरिडिटी है। ये देखिए गैमिट फॉर्मेशन हुआ और गैमिट फ्यूज हुए। गैमिट में सर था क्या? गैमिट में क्रोमोजोम था। क्रोमोजोम पे ही तो क्या लोकेटेड है, आपके जीन लोकेटेड है। वो क्रोमोजोम आया कहां से? अरे हवा में से तो आ नहीं गया, उस पेरेंट्स का ही तो क्रोमोजोम होगा, दोनों पेरेंट में से किसी एक पेरेंट का क्रोमोजोम होगा। क्लियर है? तो एक गैमिट में एक का क्रोमोजोम, मेल गैमिट में मेल का होगा और फीमेल गैमिट में फीमेल का होगा। ये दोनों गैमिट कैसे हैं? एन, और ये वापस से क्या बन गया है बताओ अपना? 2n बन गया है। तो क्या हेरिडिटी यानी कि एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में कौन गया है? जीन गया है। जीन है कहां? क्रोमोजोम पे। आई थिंक बार बार अब इस चीज को बताने की जरूरत नहीं है, सभी को यहां तक समझ में आ गया होगा। क्लियर है? अभी आगे अपन कुछ और कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है? यहां तक सभी को नोट करो अगर किसी ने नोट नहीं किया है। ये देखिए अभी अपन एलील के बारे में और डिस्कस करने जा रहे हैं। क्लियर है सभी को? एलील के बारे में अपन और डिस्कस करेंगे। किसके बारे में? एलील के बारे में। ये देखिए मैंने अभी आपको सेल बताई थी हाइपोथेटिकल। ये देखिए आप एक बात बताइए कि सेल राउंड शेप की क्यों होती है? बताओ बताओ। बहुत से बच्चे बोलते हैं सर अर्थ गोल है, एग गोल है, बॉल भी गोल है, इसलिए सेल भी गोल है। कोई बात नहीं, ये बात क्लियर है सभी को। और ये इसके अंदर क्या है बताओ? न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में क्या होगा बताओ? आपका क्रोमोजोम होगा। क्लियर है? देखिए मैं बता रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि राउंड शेप की होती है। मैं इसीलिए बार बार बोल रहा हूँ कि ये मेरे एक हाइपोथेटिकल सेल है समझने के लिए, ठीक है? कौन कह रहा है कि सेल राउंड शेप की होती है? ये देखो जो नर्व सेल होती है मेरी, न्यूरॉन जिसको अपन बोलते हैं, क्लियर है? ये कहाँ से बताओ मेरे को, आप कहाँ से ये राउंड शेप की है? क्लियर है? क्या मैंने डायग्राम थोड़ा सही बनाया है? क्लियर है? ड्राइंग मेरी थोड़ी सही नहीं है वैसे, तो ये कहाँ से आपकी, ये आपका साइटोन हो गया, बॉडी हो गई, ये आपके डेंड्राइट्स हो गए, यहाँ पे टिलोडेंड्रिया हो गए, और ये आपका एक्सोन हो गया। ये कहाँ से राउंड शेप की है? तो कोई पूछे आगे से तो ये गलत है राउंड शेप की, मैं हाइपोथेटिकल बोल रहा हूँ समझाने के लिए। क्लियर है? गुड। कुछ बच्चे होते हैं ऐसे कि सर राउंड शेप की बनाते हैं और मेरे से राउंड भी सही नहीं बनता है। कोई बात नहीं, ये देखिए तो इसमें ये क्रोमोजोम ऐसा, अब मेरा रिप्रेजेंटेशन है, मैं कैसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ रे। क्लियर है? एक्रोसेंट्रिक टीलोसेंट्रिक पढ़ा होगा, अब बोलना मत सर इस बार तो आपने सेंट्रोमियर के इधर तो क्रोमोजोम बनाया ही नहीं है, ये बात मत बोलना। क्लियर है? ये दोनों सपोज फर्स्ट क्रोमोजोम है। क्लियर है? इन दोनों क्रोमोजोम को मैं अभी बाहर रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये रहा मेरा फर्स्ट क्रोमोजोम और ये भी दूसरा फर्स्ट क्रोमोजोम रहा। क्या इनके ऊपर कोई जीन होंगे? यस। अब मैं बोल रहा हूं कि अगर यहां पे मेरा कोई भी जीन है, सपोज ह्यूमन आई कलर का जीन है, क्लियर है, और वो है मैंने ए से रिप्रेजेंट कर दिया, उसका एक एलील ए है, तो क्या सर, देखो मैं बोल रहा हूं, चलो इसको मैं ऐसे ही बना देता हूं क्रोमोजोम को समझने के लिए वापस से। क्लियर है? सेम ऐसे ही बना देता हूं, चलो आपके माइंड में दिमाग में बातें फिक्स है। क्लियर है? ऐसे ही यहां अंदर भी होगा, ज्यादा टेंशन मत लेना। अब मैं बोल रहा हूं सर यहां पे एक एलील है बट उस जीन का कैपिटल ए, तो क्या यहां पे भी कैपिटल ए होगा? जरूरी नहीं है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक बात बताई थी कि अगर इस क्रोमोजोम ये क्रोमोजोम फर्स्ट है, ये क्रोमोजोम भी फर्स्ट, तो अपन कैसे पता लगाएंगे बताओ? कैसे पता लगाएंगे? अपन पता लगाएंगे कि ये जो क्रोमोजोम है इस पे
जिस डिस्टेंस पे जीन मिल रहा है इस क्रोमोजोम पे, उसी डिस्टेंस पे वही जीन मिल रहा है क्या? अगर सेम जीन मिल रहा है तो ये दोनों क्रोमोजोम फर्स्ट भी डिफरेंस ही क्या हुआ? एलील अलग हो सकता है, कोई टेंशन नहीं है, जीन वही मिलेगा। अगर मैं बोल रहा हूं, अपने देखे एक बहुत ही महान साइंटिस्ट हुए थे मॉर्गन, उनकी याद में अपन डिस्टेंस को मॉर्गन में मैप करते हैं। अगर मैं बोल रहा हूं सेंट्रोमियर से अगर 0.5 मॉर्गन डिस्टेंस पे ये जीन मिल रहा है आई कलर का, अगर यहां से सेम 0.5 मॉर्गन पे सेम जीन मिल रहा है आई कलर का, या फिर मैं बोल दूं इधर मेरे को 0.2 मॉर्गन पे स्किन कलर का मिल रहा है यहां पे भी, तो ये दोनों क्रोमोजोम क्या है बताओ? क्या है बताओ? सेम क्रोमोजोम है। ये फर्स्ट है तो ये भी फर्स्ट है। ऐसे ही अगर मैं एक और क्रोमोजोम ले लेता हूं, चलो समझने के लिए, सपोज ये सेकंड क्रोमोजोम है और ये भी सेकंड क्रोमोजोम है। यहां पे मैंने एक फिक्स डिस्टेंस पे, यहां से 0.3 मॉर्गन डिस्टेंस पे और यहां से 0.3 मॉर्गन डिस्टेंस पे देखा, तो मेरे को यहां पे इंटेलिजेंसी का जीन मिल रहा है सपोज, क्लियर है, और उसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया बाई चांस 20 से। तो क्या सर अब ये बी मैंने लिख दिया है तो ये पर्टिकुलर एलील हो गया है, उसका जीन है, जीन सर इंटेलिजेंसी का ही है दोनों पे, तो ये भी क्या होगा? कैपिटल भी या स्मॉल भी कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कैपिटल ही हो, जरूरी नहीं है स्मॉल ही हो। तो यहां पे भी अपना क्या हो सकता है? कैपिटल ए भी हो सकता है, स्मॉल। देखो मैं बोल रहा हूं कि जीन वही होगा, एलील सेम हो जरूरी नहीं है, क्लियर है? एलील सेम हो जरूरी नहीं है। लेकिन अगर दो क्रोमोजोम अपन कंपेयर कर रहे हैं तो सेंट्रोमियर से फिक्स डिस्टेंस पे दोनों पे सेम जीन लोकेटेड हैं, तो इसका मतलब वो सेम क्रोमोजोम है। और देखिए यहां से एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट आता है, अगर ये देखो इसको क्या बोलते हैं? लोकस बोलते हैं। क्रोमोजोम पे एक फिक्स पोजीशन को अपन लोकस बोलते हैं, क्लियर है? क्या बोलते हैं? लोकस या लोगस बोल देते हैं। तो अगर ये सेम सेम है तो सेम टर्म के लिए अपन क्या होमो यूज में लेते हैं कि हिट्रो यूज में लेते हैं? होमो यूज में लेते हैं। तो क्या इन दोनों के लोकस में बोल रहा हूं ना कि अगर 0.5 मॉर्गन डिस्टेंस पे अगर आई कलर का जीन है तो यहां पे भी वही होगा, तो क्या दोनों की यहां पे कोई जीन है वो सेम होगा? क्या सर एक क्रोमोजोम पे दो जीन है? क्या एक क्रोमोजोम पे आई कलर का और इंटेलिजेंसी का या कोई और जीन मिल सकता है? मिलेगा ही मिलेगा। यहां पे और कंफ्यूज होते हैं बच्चे कि क्या सर एक क्रोमोजोम पे? यस मिलेंगे, क्योंकि अपने पास क्रोमोजोम तो कितने हैं? 23। क्या जीन अपने पास 23 है? नहीं, कितने जीन, कितने ही मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, जो मेटाबॉलिक पाथवेज हैं उसमें एक ही पाथवे में कितने जीन इन्वॉल्व हैं? तो क्या अपने पास सिर्फ 23 जीन है? नहीं, लेकिन क्रोमोजोम तो 23 ही हैं। तो क्या 23 क्रोमोजोम हैं? तो क्या अभी अपनी ये लिमिट हो गई है या अपने को ये मानना ही पड़ेगा या साइंटिफिकली प्रूव भी है कि एक क्रोमोजोम पे मोर देन 1 जीन प्रेजेंट है? आ रहा है समझ में? भाई अपन बोल रहे हैं कि एक क्रोमोजोम पे एक ही जीन है, ऐसे तो फिर 23 ही जीन होने चाहिए, क्योंकि 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम है अपने पास। लेकिन जीन तो अपने पास, जीन तो यानी कि बहुत ज्यादा जीन है, तो क्या एक ही क्रोमोजोम पे एक से ज्यादा जीन होंगे? यस। तो यहां पे अगर कोई जीन मिल रहा है, यहां पे भी जीन मिल रहा है, तो ये दोनों कैसे हैं? सेम सेम, होमो। और इसको, इस स्पेसिफिक जगह को क्या बोलते हैं? लोकस। तो क्या दोनों की लोकस सेम है? यस। तो अब ये दोनों क्रोमोजोम आपस में कैसे हैं बताओ? होमोलोगस। क्लियर है? अरे कैसे हैं होमोलोगस? मैंने रटवाया नहीं है, समझाया है, रटवाया नहीं है। देखो होमो का मतलब सेम और लोकस का मतलब लोकस। क्या इनकी लोकस सेम सेम है? यस। यहां पे जो जीन इस पे मिलेगा इस पे मिलेगा। ये दोनों फिर आपस में क्या है? ये दोनों आपस में, सर ये दोनों भी आपस में होमोलोगस हैं। क्लियर है? बट क्या इस पे जो जीन होगा वो इस पे मिलेगा? अरे मिलता तो इसको सेकंड क्यों बोलते? इसको भी फर्स्ट ही बोल देते। क्लियर है? तो ये क्या आपस में होमोलोगस हैं? नहीं, ये आपस में कैसे हैं? हिट्रोलोगस। अरे अलग के लिए क्या टर्म यूज में लेते हैं? हिट्रो। क्लियर है? ये आपस में कैसे हैं? हिट्रोलोगस। तो ये बात समझ में आ गई कि अगर इंडिविजुअल में, एक ही इंडिविजुअल में उसी जीन के दो एलील प्रेजेंट हो सकते हैं। यस, यहां कैपिटल ए या स्मॉल ए हो सकता है। क्लियर है? जीन पेयर में कैसे मिल रहे हैं? क्योंकि दो क्रोमोजोम है इसलिए जीन पेयर में मिल रहा है। क्लियर है? अपन इसको बोलेंगे क्या? जीन ही। जीन की एक फॉर्म है, जीन की एक फॉर्म है जीन ही, तो जीन पेयर में मिल रहा है। क्लियर है? एलील क्या सेम मिलेगा? जरूरी नहीं है। होमोलोगस क्रोमोजोम क्यों है? क्योंकि एक फिक्स लोक, ये दोनों आपस में होमोलोगस क्रोमोजोम क्यों है? क्योंकि एक फिक्स लोकस पे सेम जीन मिल रहा है। तो सेम का मतलब होमो और लोकस का मतलब लोगस। ये हिट्रोलोगस हो गया। यहां तक सभी को क्लियर है? गुड। अब ये देखिए, मैंने आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात थोड़ी देर पहले बताई थी कि अगर एक पर्टिकुलर फिनोटाइप हो गया है तो इसका मतलब वो पर्टिकुलर एलील है। जैसे कि प्लांट की हाइट टॉल हो गई है, ये एक फिनोटाइप है, तो उसके लिए कैपिटल टी रेस्पॉन्सिबल है।
क्लियर है? तो देखिए पॉपुलेशन में न्यू एलील फॉर्मेशन भी होता है। देखो जीन तो वो एक हो गया, न्यू एलील फॉर्मेशन जैसे सपोज अभी अपने को एक डिफरेंट आई कलर मिलने लग जाए म्यूटेशन से, और वो आई कलर धीरे धीरे उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़े, क्लियर है? तो अपन क्या कहेंगे कि न्यू एलील फॉर्मेशन हो गया जो कि ट्रांसमिट होता जा रहा है नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन में, इसलिए इस स्पेसिफिक कलर की क्या हो रही है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है पॉपुलेशन में। तो अपन कब बोलेंगे कि न्यू एलील फॉर्मेशन? जब तक अपने को न्यू फिनोटाइप नहीं मिलता है। न्यू एलील कैसे फॉर्म होगा सर? न्यू एलील फॉर्म होगा म्यूटेशन से, क्लियर है? अब न्यू एलील म्यूटेशन से फॉर्म होगा, यस। इसके लिए अपन देख लेते हैं, देखिए नोट कीजिए, अभी तक किसी ने नहीं किया है। ये देखिए अपन ने क्या कहा कि म्यूटेशन से न्यू एलील का फॉर्मेशन होता है, ठीक है? देखिए इसको अपन देखने जा रहे हैं। ये देखिए पहले मैं देख रहा हूं एक डीएनए सीक्वेंस को, ठीक है? मैं देख रहा हूं कि यहां से भी कुछ डीएनए सीक्वेंस है और एक सीक्वेंस को मैं नोट कर रहा हूं, क्या है बताओ? GAG, और आगे भी सीक्वेंस है, ये मेरा 5 प्राइम और ये 3 प्राइम, ये वापस से मेरा क्या है बताओ? 3 प्राइम और ये 5 प्राइम। मैं इधर भी एक सीक्वेंस को देखने जा रहा हूं। ये देखो म्यूटेशन से ही न्यू एलील का फॉर्मेशन होता है, बट अपन उसको न्यू एलील कब तक नहीं बोलेंगे डियर? जब तक अपने को न्यू फिनोटाइप नहीं मिल जाएगा, क्लियर है? क्योंकि म्यूटेशन बहुत बार होता है, बट क्या है कि एमाइनो एसिड जो है वो सीक्वेंस एमाइनो एसिड ऐसे कोड होके आ जाते हैं कि प्रोटीन के फंक्शन पे डिफरेंट कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी कि प्रोटीन का फंक्शन चेंज नहीं हो जाता है। लाइक कि बेसिक एमाइनो एसिड बेसिक से रिप्लेस हो गया, एसिडिक से रिप्लेस हो गया, तो प्रोटीन के फंक्शन पे कोई भी इफेक्ट नहीं आता है। इसलिए या फिर आपने देखा होगा कि मोर देन 1 कोडोन कोड सेम एमाइनो एसिड, एक से ज्यादा कोडोन से, तो साइलेंट म्यूटेशन हो जाते हैं, उनसे कोई इफेक्ट नहीं आता है। लेकिन अपन कब बोलेंगे? जब कोई ऐसा म्यूटेशन आ जाए कि अपने को फिनोटाइप न्यू मिले, तो अपन बोलेंगे कि न्यू एलील फॉर्मेशन हो गया है। चलो अपन एग्जांपल से देखते हैं। और मैं बोल रहा हूं कि ये अपना वापस से 5 प्राइम है और ये 3 प्राइम है, ये 3 प्राइम, ये 5 प्राइम, क्लियर है? ये क्या है? 5 प्राइम। ये देखो GTG, ये कंप्लीट सीक्वेंस दोनों की सेम है, क्लियर है? तो यहां पे इसके सामने क्या होगा? CAC, ये कंप्लीट सीक्वेंस सेम है, कंप्लीट सीक्वेंस सेम है। देखें रटना अपने यहां मना है, CTC, ये कंप्लीट सीक्वेंस आगे पीछे एक सीक्वेंस है, क्लियर है? म्यूटेशन से न्यू एलील का फॉर्मेशन होता है। अब मैं बोल रहा हूं ये कंप्लीट सीक्वेंस, इसकी भी सेम, आगे की भी सेम, आगे की भी सेम, नीचे सेम, क्लियर है? बट कहां पे गैप है? यहां पे आपका गैप आ गया है, एक ही जगह, सिर्फ सिंगल जगह पे है कि मल्टीपल जगह पे है? सिंगल, सिंगल के मल्टीपल, सिंगल। क्या पॉलीमॉर्फिज्म है डीएनए सीक्वेंस में? यस। अरे क्या न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस में पॉलीमॉर्फिज्म है? यस। कितने न्यूक्लियोटाइड को लेके? सिंगल न्यूक्लियोटाइड को। तो ये क्या हो जाएगी अपनी, बताओ? सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, क्लियर है? जिसको अपन शॉर्ट में क्या बोलते हैं? SNP बोलते हैं। ये क्या हो गई अपनी, बताओ? SNP, यानी कि सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। क्या सर SNP एक म्यूटेशन है? यस। क्या SNP से भी न्यू एलील का फॉर्मेशन हो जाता है? होता नहीं है, बहुत रेयर चांस है, बट क्या हो सकता है? यस। कब तक नहीं बोलेंगे? जब तक न्यू फिनोटाइप नहीं मिलेगा। अब देखिए मैं आपको समझाने जा रहा हूं, यहां से जो mRNA, मैं आपको कॉन्सेप्ट बता चुका हूं कि क्या बनेगा, यहां से बताओ? ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू mRNA बनेगा। और इस mRNA की सीक्वेंस सर क्या होगी? मैं बोल रहा हूं GAG। क्या सर यहां से भी mRNA बनेगा? यस। ये देखिए ये mRNA यहां से बन गया, मैं ग्रीन से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, चलो ये mRNA बन गया है, और इसकी सीक्वेंस क्या होगी बताओ? GUG, आगे पीछे भी सीक्वेंस है। ये देखिए ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम है आपका, ये यहां पे भी 5 प्राइम टू 3 प्राइम आप लिख सकते हो। अब देखिए यहां से जो एमाइनो एसिड कोड होके आ रहा है वो क्या है बताओ? ग्लूटामेट, ग्लूटामेट या ग्लूटामिक एसिड। और यहां से जो एमाइनो एसिड कोड होके आ रहा है वो क्या है बताओ? वैलिन। अरे क्या है? वैलिन। क्या है बताओ? वैलिन। अब देखिए कंप्लीट डीएनए सीक्वेंस सेम थी, बट एक जगह म्यूटेशन हुआ जिसको अपन ने SNP बोल दिया, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। तो क्या हमेशा, अब देख अपने को मैंने कहा कि फिनोटाइप अलग मिलना चाहिए। अब यहां से जो प्रोटीन फॉर्म हो रहा था, क्लियर है? अब ये जीन है जो कि हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करके जा रहा है, बीटा जीन है सपोज,
क्लियर है, ये क्या था, बीटा जीन। ये नॉर्मल आरबीसी बना के जा रहा है। यहां पे मैंने आरबीसी की शेप चेक की तो आरबीसी की शेप ही चेंज हो गई है। और क्या शेप मिल गई है मेरे को बताओ, सिकल शेप की आरबीसी मिली। ये कैसी है बताओ, सिकल शेप। क्लियर है। और ये कैसी है बताओ, नॉर्मल, नॉर्मल आरबीसी। क्लियर है। तो हीमोग्लोबिन की अगर ये कौन सी साइट, हीमोग्लोबिन की बीटा चैन की 6th पोजीशन पे अगर ये म्यूटेशन हो जाए, कौन सी पोजीशन पे, ये 6th पोजीशन पे अगर ये म्यूटेशन हो जाए, क्लियर है, तो क्या है बताओ, ये एक डिजीज कोज हो जाती है जिसको अपन सिकल सेल एनीमिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं बताओ, सिकल सेल एनीमिया बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं डियर, सिकल सेल एनीमिया। ये देखो, क्या सर सिर्फ एक जगह पे म्यूटेशन, सिर्फ एक, क्या सर हमेशा एक जगह पे म्यूटेशन होने से होता है? नहीं होता है। मैं आपको समझा रहा हूं कि जब अपने को फेनोटाइप अलग मिलेगा तब अपन बोलेंगे कि न्यू एलील फॉर्मेशन हो गया। तो न्यू एलील का फॉर्मेशन किससे होता है, म्यूटेशन से। कभी कभी एसएनपी से हो जाता है, कई बार, बहुत बार क्या होता है कि बहुत से म्यूटेशन हो जाते हैं डीएनए सीक्वेंस में, फिर भी नहीं होता है। क्लियर है। अभी देखिए, इसको मैं पहले रिप्रेजेंट कर रहा था किससे बताओ, HB से, हीमोग्लोबिन नॉर्मल HB। अब इसको मेरे को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा HbS से। किससे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा बताओ डियर, HbS से। क्लियर है। यह क्वेश्चन बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। 6 बीटा चैन के 6 पोजीशन पे चेंज होता है। क्लियर है। अब बच्चे भूल जाते हैं, याद रखने के लिए मैं बता देता हूं, भूल क्या जाते हैं कि कहां पे अपना ग्लूटामेट था, कहां पे वेलिन आएगा। देखो, पहले नॉर्मल शेप की होती है, बाद में सिकल शेप की, यानी कि उसकी शेप चेंज हो जाती है। और वेलिन जो है ना, वो प्रोटीन में टर्न करवा देता है। टर्न के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, वेलिन। तो इसीलिए आपको वैसे याद होना जाना चाहिए कि जो सिकल शेप की होती है वो कैसी है, एबनॉर्मल आरबीसी है। क्लियर है। तो जो सिकल शेप की है, इसका मतलब टर्न, टर्न का मतलब वेलिन आया होगा। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि पहले वेलिन होता है कि बाद में वेलिन आता है। क्लियर है। वो ऐसे ही स्टेटमेंट बना के डालता है। तो आप ये याद रखने के लिए ये ट्रिक याद रख सकते हो कि वेलिन टर्न करवाता है और ये जो चेंज है ये चेंज हो गया। जब चेंज हुआ है तो इसका मतलब बाद में वेलिन आया होगा, पहले क्या होगा, ग्लूटामेट होगा। ये मैं याद रखने की आपको ट्रिक बता रहा हूं। क्लियर है सभी को। बस अब यहां तक नोट कीजिए। छोटा सा टॉपिक और आज अपन ये देखिए, अभी अपन देखने जा रहे हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलील। एलील को अपन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, बस उसके बाद अपन खत्म कर देंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। अपनी अल्टरनेटिव डेज पे क्या आएगी, क्लासेज आएगी। संडे को मैं डिस्कशन रख लूंगा। जैसे ही मेरे को लगेगा कि यस अभी डिस्कशन रख लेना चाहिए, मैं डिस्कशन रखूंगा। क्लियर है। डिस्कशन में भी मैं प्रोटीन का क्वेश्चंस का नाम प्रोटीन दिमाग में चल रहा है। क्या है कि क्वेश्चंस के जो जिस भी टॉपिक के मैं क्वेश्चन डालूंगा आपको वीडियो के बाहर लिखा मिल जाएगी, इस क्वेश्चन के इस टॉपिक के अपन क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। और अगर वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा। अगर अच्छा लगे, समझ में आए तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मेरे खुद को भी मोटिवेशन मिलेगा इससे, मैं और अच्छे वे में आपके लिए क्लासेस लेके आऊंगा। और मान के चलिएगा, आप आरपीएससी या फिर एमएच सेट या फिर आप CSIR DBT जिस भी एग्जाम की तैयारी करने जा रहे हो, लाइफ टाइम नोट्स हैं, इसलिए आप नोट जरूर करते हुए चलिएगा। ठीक है। तो अब अपन देखने जा रहे हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलील। एलील को अपन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। देखो, एलील को अपन एक जीन के जो एलील होते हैं उनको अपन एक स्पेसिफिक तरीके से या सिंबल से अपन रिप्रेजेंट करते हैं। ये रिप्रेजेंटेशन दिया किसने था, मॉर्गन ने। क्लियर है। मॉर्गन ने दिया था क्या, रिप्रेजेंटेशन। क्लियर है। रिप्रेजेंटेशन दिया था। रिप्रेजेंटेशन लिख लेना आप यहां पे, रिप्रेजेंटेशन बता रहा हूं एलील का। क्लियर है। मॉर्गन, और मॉर्गन ही अपने क्या हैं, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स हैं, जिन्होंने ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पे बहुत से एक्सपेरिमेंट किए थे। फादर ऑफ क्या है बच्चों, लिख लेना, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स कौन है, मॉर्गन है। लिखोगे नहीं रे, मुझे पता है। फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। क्लियर है। फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स कौन है बताओ अपने, TH मॉर्गन। ये देखिए रिप्रेजेंटेशन कैसे बताया उन्होंने कहा कि एक जीन के सभी एलील को एक सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। उन्होंने तो मेंडल का जो था उसको कैपिटल T, जैसे देखिए कि प्लांट हाइट के अगर जीन की मैं बात करूं, प्लांट हाइट के जीन, अगर मैं टॉल के लिए रेस्पॉन्स के लिए अगर मैं कैपिटल T यूज में ले रहा हूं तो इसका जो दूसरा एलील होगा उसको भी T से ही रिप्रेजेंट करो साहब आप। क्लियर है। अभी देखिए, इसके लिए जो ड्वार्फ था
उसके लिए अपन ने डी यूज में नहीं लिया। देखो कई बच्चे दिमाग नहीं लगाते हो कि कई टॉल का मतलब टी, तो ड्वार्फ का मतलब डी होना चाहिए, लेकिन सेम ही जीन है भैया, उसके एलील तो अलग अलग हैं। तो सेम जीन के एलील को सेम सिंबल से रिप्रेजेंट कीजिए, इसलिए उन्होंने कहा कि इसको स्मॉल टी से रिप्रेजेंट कीजिए। अभी देखिए मैंने आपको आरबीसी की शेप के लिए बताया था ना, आरबीसी की शेप के लिए, आरबीसी की शेप तो आपने एक बात नोट की होगी कि जब मेरे को राउंड मिल रही थी, राउंड इस शेप की राउंड मिल रही थी, क्लियर है, कैसे मिल रही थी राउंड, और एक कैसे मिल रही थी सिकल शेप मिल रही थी। तो मैंने आप देखिए HB इसको यूज में लिख रहा था और मैंने इसको HBS लिखा, क्लियर है। मैंने नीचे ओनली HBS ऐसे नहीं लिख दिया या SHB ऐसे नहीं लिखा, HB के ऊपर S लगाया। आपको अगर एक और एलील मिल रहा है तो आप HB के ऊपर प्लस लगा सकते हो, आपकी मर्जी है। सर HB के ऊपर मैं माइनस लगाऊंगा, आपकी मर्जी है। HB के ऊपर आप स्टार लगा सकते हो, आपकी मर्जी है, क्लियर है। लेकिन आप डायरेक्ट कुछ नहीं लिख सकते हो। जैसे कि सपोज कोई जीन का एलील है A, आपको न्यू जीन डिस्कवर हुआ है, आपने स्मॉल ए लिख दिया। आपको एक और न्यू जीन डिस्कवर हुआ है, आपने ए के ऊपर स्टार लगा दिया। सुरेश को एक जीन डिस्कवर हुआ है, सुरेश बोल रहे हैं सर मैं ए के ऊपर एस लिखूंगा। रमेश के हुआ है कि सर मैं ए के ऊपर मैं तो रमेश आर नहीं लिखूंगा, मैं तो अनुष्का लिखूंगा। अनुष्का लिख दो, हमें क्यों पता क्यों लिख रहा है वो। तो यानी कि एक जीन के जो डिफरेंट एलील होते हैं उसको अपन एक ही तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, एक ही सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके ऊपर अपन कुछ स्पेसिफिक ऐड कर सकते हैं कि बताने के लिए कि ये उससे एक अलग एलील है। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखो ऐसे करने लग गए कि इसको कैपिटल टी से इसको डी से, जब आप थ्योरेटिकल पढ़ने जाओगे तो आपको पता ही नहीं होगा कि किसका जीन और किसका एलील है, आपको पता ही नहीं चलेगा, क्लियर है। तो ये अपना एक स्पेसिफिक रिप्रेजेंटेशन है। आज की क्लास यही है, क्वेश्चन यहां से कम आते हैं, फिर भी आ सकते हैं, मैं बोल रहा हूं, फिर भी यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहां से आज की क्लास से 2-3 क्वेश्चन काफी बार पूछे गए हैं, बट बेसिक बहुत ज्यादा है। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करना और इन चीजों को नोट करते हुए चलो, क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। और बहुत ही अपने को अभी आगे आगे और इस सब्जेक्ट में बहुत इंटरेस्ट आने वाला है, सब्जेक्ट बहुत ही ज्यादा ईजी है, क्लियर है। तो ये अगर एलील और जीन का फंडा समझ में आ गया तो लिंकेज के क्वेश्चन और आगे के क्वेश्चन कहीं रुकने वाले हैं ही नहीं, यहीं से सब कुछ कवर है। मेंडेलियन जेनेटिक्स में सब जेनेटिक्स कवर है। बच्चे यूं ही परेशान होते हैं, ड्रोसोफिला जेनेटिक्स, ह्यूमन जेनेटिक्स, अपनी बैक्टीरियल, न्यूरोस्पोरा, सब मेंडेलियन जेनेटिक्स में ही कवर है। बस अपने को स्टडी उसी वे में करनी है, क्लियर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।